किसान भाइयों नमस्कार। भारत भूषण त्यागी, कृषि तीर्थ, ग्राम बीटा, जनपद बुलंदशहर। आज हम खेती पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए फिर उपस्थित हुए और आज का विषय है प्रकृति के संबंध को समझकर खेती का स्वरूप क्या होगा। साथियों, क्या अभी तक हमने खेती को नहीं समझा है? वास्तविकता है क्योंकि हमारे सामने भी जब ये प्रकृति के सूत्र सिद्धांतों को समझने का अवसर हमको मिला और हमारा ध्यान उस दिशा में गया तो पता लगा कि मानव और प्रकृति में गहरा संबंध है और इस संबंध को यदि हम जांचना चाहते हैं तो पूरी प्रकृति की व्यवस्था को ही हमको देखना होगा। तो जब हम तरीके और अब कुछ छोटी छोटी लागत और बाजार आधारित खेती करते हैं तो हमें एक अभ्यास हो जाता है कि बस जो कुछ हमने कर लिया है यही है और यही समझने की वस्तु है। हमने जुताई अच्छी कर लिया, हमने पानी खूब अच्छे से दिया, खाद अच्छे से डाले, बीज अच्छा डाला, लेकिन फिर भी हम लोगों को संतुष्टि नहीं है। इसका कारण यही है कि उत्पादन भी बढ़ा तो हमारी आमदनी नहीं बढ़ पाई। उत्पादन और आमदनी के बारे में भी यदि हमने विचार किया तो पता लगा हम प्रकृति के विरोध में खड़े हो गए। तो कभी धरती की समस्या, कभी पानी की समस्या, कभी पर्यावरण की समस्या, कभी स्वास्थ्य की समस्या, अनगिनत समस्याओं को लेकर आज खेती इस दुनिया में हमारे सामने खड़ी है। तो मेरा आप लोगों से एक बड़ा सुंदर निवेदन है कि यदि हम बहुत ही साधारण तरीके से इस बात को समझना चाहते हैं तो खेती और कुछ नहीं, इसका सार्थक विकल्प जब ही उभरता है जब हम प्रकृति के साथ अपने संबंध को देखते हैं। इसके लिए हमको अपनी मानसिकता में एक परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं क्या हूँ, इसका भी हमको चिंतन करने की ज़रूरत है। मानव के रूप में मैं श्रेष्ठ, प्रकृति में श्रेष्ठ क्यों हूँ, इस पर भी चिंतन की ज़रूरत है। मेरा आचरण क्या होगा, इस पर भी चिंतन की ज़रूरत है। और संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था वो किसी आदमी ने नहीं बनाई है, वो स्वयं स्फूर्त रूप में अपने आप चल रही है, इस पर भी चिंतन की ज़रूरत है। तो चिंतन की वस्तु ज़्यादा नहीं है साथियों, तीन ही वस्तु हैं। मानव के रूप में मैं क्या हूँ, मेरा आचरण क्या है और संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था क्या है। अब इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। जब हमने खेती में धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के अंतर संबंध को जानने की कोशिश की तो पता लगा दोनों में पूरकता और उपयोगिता है और ये पूरकता उपयोगिता ही संतुलन के रूप में समृद्धि है। एक दाने से अनेक दाने पैदा होते हैं। हर ऋतुकाल बदलने के लिए ये उत्पादन क्रिया हर वक्त चलती रहती है। आदमी प्रयास बंद कर देगा फिर भी खेत में कोई ना कोई घास फूस पैदा होगा ही। तो उत्पादन करना प्रकृति का नियम है, खरपतवार उगना प्रकृति का नियम है, कीड़े मकोड़ों का होना प्रकृति का नियम है। ये अवरुद्ध होते हैं तो समस्या का रूप लेते हैं। यदि हम इनको बहुत बारीकी से देखें तो ये परस्परता में सभी एक दूसरे के लिए पूरक हैं। ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि धरती से हम किसी चीज़ को विदा कर दें और तब हमको कोई आराम मिलेगा। आप गौर करके देखिए, ज़मीन के अंदर कितने कीड़े केंचुए हैं और धरती पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी और छोटे छोटे जीव जानवरों से लेकर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ जीव जानवर हैं, मनुष्य भी हैं। सभी का अपना अस्तित्व है। चींटी का अपना आकार है, हाथी का अपना आकार है, उसकी अपनी खुराक है, उसका अपना आचरण है। इसी प्रकार मनुष्य यदि श्रेष्ठ है तो मनुष्य का भी कोई आचरण श्रेष्ठ होगा और वो श्रेष्ठता वही है कि वो समझदारी पूर्वक प्रकृति के साथ संबंध को समझता है। तो खेती का एक नया स्वरूप उभरता है और इस खेती के स्वरूप को हमने दो मोटे मोटे शब्दों में देखा। एक तो मूल सूत्र सहअस्तित्व है। तो सहअस्तित्व यदि मूल सूत्र है तो हम जो भी प्रयास करेंगे वो सहअस्तित्व मूलक ही होगा। दूसरी बात, उत्पादन जो क्रिया है वो गुणात्मक है, अर्थात यहाँ किसी को भी कमी नहीं है। जनसंख्या कितनी बढ़ जाए लेकिन गुणवत्ता के लिए भरपूर भोजन उत्पादन का नियम प्रकृति में है। इसलिए उस आवर्तनशील व्यवस्था को पूरकता, उपयोगिता, समृद्धि के रूप में यदि हम समझते हैं तो खेती का एक नई परिभाषा उभरती है। उसका नाम है सहअस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि। अर्थात हम प्रकृति की व्यवस्था को जैसा है वैसा समझें और आर्थिक समृद्धि के साथ में। तो समझ से समाधान और श्रम से समृद्धि, यही खेती का विकल्प उभरता है। हमने लागत के आधार पर जो खेती अपनाई थी वो खेती में कोई समाधान हमको मिला नहीं और किसी को मिलना भी नहीं है। आप कितना ही प्रयास करिए, आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं तो क्वालिटी गिर जाएगी। आप यदि उत्पादन और क्वालिटी के साथ कोई बात करेंगे तो बाजार व्यवस्था में जो हेरा फेरी है उसमें कहीं फंस जाएंगे। तो आखिरकार होना तो आदमी को भी ठीक है, प्रकृति की व्यवस्था अपने आप में ठीक है। तो आदमी यदि अपने पर ध्यान देगा तो प्रकृति में जीने का एक नया रास्ता उदय होता है। उसी का नाम ये खेती की जो संकल्पना उभर रही है पूरे देश में। और मैं देख रहा हूँ कि इस समय भारत सरकार
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं वो बार बार मनुष्य जाति को ये इशारा कर रही हैं कि यदि हमने अपने तरीके नहीं बदले तो प्रकृति के साथ जीने का कोई स्वरूप सार्थक नहीं होगा। ऐसे में किसान भाइयों को भी सोचने की ज़रूरत है कि वो जिस तरीके से बाज़ार की लागत और उसके रसायनों के खेल में बुरी तरीके से फंसे हैं, उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आप नाली की घास तक भी साफ़ करने में ग्लाइफोसेट जैसी भयानक जो बीमारी पैदा करने वाली दवाई हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि इनका प्रभाव हमारे वातावरण पर, हमारे शरीर पर, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या होगा? हम चाहे ज़मीन की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, सभी का संबंध खेती से है। तो मैं उपदेश के रूप में आपको ये खेती का प्रस्ताव नहीं भेज रहा हूँ। मेरे बोलने का आसार ये है कि मैंने जीकर देखा है कि एक ही रास्ता है जिससे हम समाधान समृद्धिपूर्वक जी सकते हैं और उस रास्ते का नाम है खेती। खेती का सम्मान जो आज हमारे मन में है, जो आज हमको दिखाई दिया है, वही चेतना आपके अंदर जगाने के लिए वही प्रस्ताव आपके सामने रखने का मन बनता है। और इसी विश्वास के साथ आप सभी को हृदय से साधुवाद करता हूँ कि आप मानसिक चेतना में बदलाव के लिए ज़रूर अपने पर विचार करें कि क्या जीने का लक्ष्य, जीने की आवश्यकता, प्रकृति के साथ संबंध, प्रकृति की व्यवस्था, मनुष्य का आचरण, इन सारे सवालों का उत्तर हमारे पास है। हम सही जीना तो चाहते हैं लेकिन सही का निश्चित उत्तर अभी तक हम दे नहीं पाए हैं। इसलिए हमारा जो शिक्षा का कार्यक्रम है, हमारा जो भी परस्पर संवाद का कार्यक्रम है वो अधूरा है। इसी कामना से आज ये वीडियो डाला गया। मैं हृदय से आप सभी को प्रणाम करता हूँ।